देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं और इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। लखनऊ स्थित सीएम आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और इस दौरान सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पौधा भेंट किया और इसके साथ ही मोमेंटो और ओपीओडी का प्रोडक्ट गिफ्ट किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के मुलाकात की ये तस्वीरें साझा की गई हैं। सीएम धामी ने खुद ट्वीट कर दोनों के मुलाकात की ये तस्वीरें साझा की हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। देर रात सीएम धामी उत्तराखंड महापरिषद के एक कार्यक्रम में शरीक हुए और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच में संपत्तियों के निपटारे के लिए सीएम योगी की तारीफ की और कहा दोनों राज्यों के परस्पर सहयोग आगे भी जारी रहेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हैं और आइए बात करते हुए हम आगे निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा लखनऊ में भी बसता है। आपका लखनऊ से भी रिश्ता रहा है। पहली बार जब आप आए थे तो आपने वो घोषणा की थी यहाँ पे एक हॉल बनवाने की। आज वो हॉल बना है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आज मुझे बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि जिसका हम लोगों ने एक तरह से मैं कहूँ कि शुरुआत हो रही थी और उस समय में मुझे भी मेरे मन में भी अभिलाषा थे कि जल्दी ये सभागार बनकर तैयार हो। और मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने हमेशा जो प्रवासी लोग हैं, जो यहाँ पर उत्तराखंड के लोग हैं, उन सभी का संगठन बनाकर तमाम प्रकार के सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ये सभागार बनकर तैयार हो गया, इसका लोकार्पण हो गया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ का समाज हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आगे बढ़कर काम करने वाला समाज है और इसके बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ पर लोग एकत्र होकर इस पर अपने कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड से दोनों के रिश्ते रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और आपके। आप दोनों लोगों के सहयोग से जो संपत्तियों के बंटवारे का हिस्सा था वो बड़े ही अच्छी तरीके से निपट गया। क्या कुछ आगे भी प्लान हुआ है, चूंकि आज आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने जो 21-22 सालों से लंबित मामले थे परिसंपत्तियों के, उनका जो है काफ़ी सारा जो काम है, काफ़ी सारा उसका जो हमारे उत्तराखंड को मिलना था या यहाँ उत्तर प्रदेश आना था, उसका ठीक प्रकार से उन्होंने मतलब मैं कहूँ कि उस मामले को सुलझ गया है। पहले उलझा हुआ मामला था और अभी कुछ मामले रह गए हैं। उन्होंने माननीय योगी जी ने कहा है कि वो जल्दी ही उसको भी जो है उसका भी वो ठीक हो जाएगा, उसको भी निपटा देंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपका रिश्ता रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, एनडी हॉस्टल में आप रहे हैं, तो हॉस्टल के लोग आपसे बातचीत करते हुए इस बीच में बोल भी रहे हैं। तो ये लखनऊ आने पे क्या वो हॉस्टल याद आ रहा है? इस बार भी जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। लखनऊ तो जो है कि ऐसा है कि यहाँ बचपन हम लोगों का बीता है और मैं कहूँ कि विद्यार्थी जीवन में तमाम विद्यार्थी परिषद के नाते और छात्रों के बीच में काम करते हुए तमाम चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं और ये हम लोगों की पहली पाठशाला है, इसलिए हमेशा जेहन में रहेगी, हमेशा ताउम्र रहेगी। आपके कार्यक्रम को लेकर आखिरी सवाल, आपके कार्यक्रम को लेकर कल का क्या कार्यक्रम? नहीं, कल मैं यहाँ रहने वाला हूँ और 1-2 कार्यक्रमों में जाऊँगा, उसके बाद फिर वापस आऊँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। साफ कहना था कि जो बंटवारा हुआ है, पर संपत्तियों का बंटवारा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग की वजह से हुआ है और आगे भी कुछ अगर दिक्कतें रह गई हैं उन पर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जल्द ही वो संपत्तियों का या और भी जो समस्या हैं उनका भी निपटारा किया जाएगा और ये सहयोग की जो बात है वो बरकरार रहेगी। साथ ही उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को भी याद किया, उन दिनों को भी याद किया जब वो लखनऊ में रहते थे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर मोहन सिंह बिष्ट सभागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश में रह रहे प्रवासी भाई बहन जो लोक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
तो लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहन सिंह बिष्ट सभागार का लोकार्पण किया है। साथ ही प्रवासी भारतीयों की मदद करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने लखनऊ में मोहन सिंह बिष्ट सभागार का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों की मदद करने का हर संभव मदद आश्वासन दिया है। हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जोशीमठ जैसी आपदा पर भी विपक्षी दल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, वामपंथी सोच और इस विचारधारा के चलते जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों के विपरीत आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, जो बद्रीनाथ धाम की धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष जोशीमठ आपदा पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्पेसिफिक जोशीमठ के विषय को इंगित किया है कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं और मैं कह सकता जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहां की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहां के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को इंगित किया। स्पेसिफिक जोशीमठ के विषय को इंगित किया है कि वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं जो लोग जोशीमठ में आंदोलन कर रहे हैं वो माओवादी है। महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ से विधायक रहे हैं। ये एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, पर्यटन नगरी है। लोग आज पुनर्वास के लिए सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे हैं। लोगों को अभी मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगर लोग सड़कों पर अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो क्या वो लोग माओवादी हो गए? इस बयान के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र आया है कि जोशीमठ में जो आंदोलन कर रहे हैं वो सब माओवादी है। मैं ये पूछना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी से, आप भी पहले यहाँ के विधायक रहे हैं, आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, सीमांत घाटी में ये आता है, बॉर्डर एरिया है, पर्यटन नगरी है, लोग आज अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं, लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लोगों की मुआवजे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लोग अपनी न्यायोचित मांगों के लिए अगर सड़क पर है तो इनको माओवादी कहोगे? आपको शर्म आनी चाहिए और आपको जनता से माफी मांगना आया। तो माओवादी वाले बयान पर राजेंद्र भंडारी ने हमला बोला है और कहा है जो लोग सड़कों पर अपने पुनर्वास के आंदोलन के लिए उतरे हैं क्या वो लोग माओवादी हो गए हैं? वो खुद यहां से विधायक रह चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। इसको माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के सभी लोगों से। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट का जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान बहुत ही गंभीर है और अगर सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण। जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने जोशीमठ में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही है और ऐसे वक्त पर कही है जब जोशीमठ में क्राइसिस आया हुआ है, आपदा आई हुई है और लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं।
कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुशनुमा वादियों में जहर घोलने का काम महेंद्र भट्ट के इस बयान ने किया है। बहुत ही गंभीर बयान है। यदि महेंद्र भट्ट के पास कोई इनपुट है इस तरह का जिसमें उन्हें लगता है कि कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास हैं कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? वो अपनी ही राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तमाम उन एजेंसियों को धत्ता साबित कर रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। महेंद्र भट्ट ने बीते दिनों अपने एक बयान में जोशीमठ में पड़ रही दरारों को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को माओवादी कहा था। इसी आंदोलन को माओवादियों का आंदोलन बताया था, जिस पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जोशीमठ नगर के मेन चौराहे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला जलाया है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो। महेंद्र भट्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महेंद्र भट्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में जेल में बंद हाकम सिंह की जमानत मंजूर होने के बाद अब सरकार की कमजोर पैरवी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा, सरकार जहां नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं हाकम सिंह जैसे नकल माफिया के खिलाफ सरकार की कमजोर पैरवी उसे जमानत की दहलीज तक ले आई है। तो यूके SSSC मामले पर गरिमा दसौनी ने सरकार पर हमला बोला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा पता नहीं चल पा रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात, जीरो टॉलरेंस की बात धामी सरकार करती है, और वहीं हाकम सिंह जिसके नाम से जलजला पूरे उत्तराखंड की राजनीति में आया हुआ है, जो यूके SSSC भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है, उसको जब जमानत मिल जाती है तो बस अब कसर रह गई है अंकिता हत्याकांड में संलिप्त लोगों की जमानत पर बाहर आ जाने की, क्योंकि यहाँ कंप्लीट लॉलेसनेस की स्थिति है। उत्तराखंड में कानून नाम का कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में पुलकित के नार्को टेस्ट पे भी रोक लग गई है। तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा है और न्याय मिलने की कहीं कोई गुंजाइश धामी सरकार में कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जोशीमठ भू धसाव मामले को कृषि उद्यान के साथ ही लोगों को राहत दिए जाने को लेकर अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया, सरकार की प्राथमिकता है पहले जोशीमठ के लोगों को उचित राहत दी जाए, उसके बाद आगे की योजना बनाई जाए। देखिए, पहली प्राथमिकता हमारे लोगों की जान माल की सुरक्षा है कि कोई कैजुअलिटी न हो। उनको टेम्पो में रखा गया है, करीब 900 परिवार हैं। उनको रिहेबिलिटेट करने का काम हम कर रहे हैं कि उनको उनकी भावना के अनुरूप कि जहां वो शिफ्ट होना चाहते हैं सरकार उसको वहां पर शिफ्ट करेगी। और 45 करोड़ की त्वरित सहायता राशि हमने कैबिनेट से अभी मंजूर की है। ये त्वरित सहायता राशि है, कोई एक मुश्त जो रास्ता तय होनी है वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंगेश घिल्डियाल जी वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार, चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, उन प्रभावितों के साथ में है और जो बेहतर होगा उनके लिए, उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार के। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोशीमठ आपदा को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रणजीत कुमार सिन्हा सचिवालय में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है जोशीमठ में, क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या भी स्थिर है। जोशीमठ को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये सब बातें सामने आई हैं। जोशीमठ को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा की गई। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी चर्चा हुई है। लाइकवाइज जोशीमठ में क्या क्या कार्रवाई होनी है स्टेबलाइजेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, किस तरह से किया जाए, जो अभी क्रैक्स हैं उसको देखते हुए और उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उनके सुझाव पे ड्रेनेज प्लान, सीवर का पूरा सिस्टम, स्लोप स्टेबलाइजेशन, जो टो इरोजन है उसका कार्य,
वो सारी चीज़ें प्रस्तावित की जाएगी। एक कन्फ्यूज़न मुद्दा उठाया गया कि जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, उनको क्या पानी और बिजली का बिल माफ़ होगा या नहीं, तो ये क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया है। तो ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि उनका भी बिजली और पानी का बिल माफ़ रहेगा 6 महीने के लिए जो है। जोशीमठ आपदा को कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के साथ साथ उनके रोजगार के संबंध में काम करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, ताकि जोशीमठ आपदा से प्रभावित हुए लोगों को न सिर्फ पुनर्वास की उनकी व्यवस्था हो, बल्कि उनके आजीविका की भी व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जोशीमठ की जनता के साथ पूरी सरकार खड़ी है और जैसे वहाँ की सर्वे रिपोर्ट फाइनल आएगी कि करना क्या है, वैसे राज्य सरकार उस पर तय करेगी। और मैं कह सकता हूँ कि पहली बार सरकार ने वहाँ की जनता का विश्वास जीत के तय किया है कि जो भी विस्थापन होना चाहते हैं या जैसा वो लोग चाहेंगे, उनकी कमेटी तय करेगी कि उनको करना क्या है। और राज्य सरकार उनके साथ पूरे जो है मनोयोग से भी खड़ी है और विपदा के समय में उनके साथ पूरे मनोयोग से राज्य सरकार ने पूरा काम वहाँ पे किया है। मुख्यमंत्री जी वहाँ खुद गए, मैं वहाँ खुद रहा हूँ और अब वो समय आ गया है कि जब वहाँ के लोगों के लिए जो है हम एक बड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 65वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मसूरी विधानसभा के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन के लिए कामना की गई है। मसूरी के ऐतिहासिक नाग मंदिर में मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं राधा कृष्ण मंदिर में पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही मसूरी के कई क्षेत्रों में कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से विशेष पूजा अर्चना करा रहे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के लिए, और उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की जा रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही लचर हालत में हैं और अब सरकार पर आधा दर्जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ताइवान भेजे जाने का आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला है। देश में साउथ के तमाम राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं को देखने और सीखने देश विदेश से लोग वहां जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी अब ताइवान जाकर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को सीखने का दावा कर रहे हैं। ताइवान में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पे टीम हमारी जा रही है सीनियर डॉक्टर्स की, और वहां से जो वो भी ऑब्जर्वेशन होंगे और उसको यहाँ के सिस्टम में लागू करने की कोशिश करेंगे। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां लगातार मंदिर और आश्रमों में दर्शन के लिए वो जा रहे हैं। सोमवार की शाम करीब 5 बजे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेटी वामिका के साथ ऋषिकेश के दयानंद आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर स्वामी दयानंद की मूर्ति पर माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मंगलवार की सुबह विराट मॉर्निंग वॉक पर निकले और उसके बाद योग और नाश्ता करने के कुछ देर बाद ध्यान में रहे। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार भी उनसे मिलने पहुंचे और हिमालय अस्पताल के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने विराट को स्वामी राम की जीवनी पुस्तक भेंट की। वहीं आश्रम में आयोजित एक भंडारे में उन्होंने साधु संतों के साथ भोजन किया और उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हमारी पूरी तैयारी सुरक्षा की, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, हर तरह से जो भी मेहमान आने वाले हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हमारी नहीं, मैंने बेसिकली जो स्वामी राम जी की 2 पुस्तकें हैं, एक तो उनकी जीवनी है जो लिविंग विद हिमालयन मास्टर, और एक दूसरी पुस्तक है मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस। वो 2 पुस्तकें मैंने उनको दी हैं और अनुरोध किया कि कभी मौका मिलेगा तो जो है जॉली ग्रांट में आएंगे। और बड़े बड़े प्रेम से, मतलब नहीं लगा कि इतना बड़ा आदमी, नेशनल फेम का आदमी, इतना सहज स्वभाव से मिलेगा। ऐसे बड़े प्रेम से और बड़े सहज स्वभाव से हमारा बातचीत हुई। यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ की संपत्ति, खुर्द बुर्द और जाली दस्तावेजों को खरीद करने का आरोप है।
पुलिस ने कई धाराओं में वक्फ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है इन पर। तो पूर्व सांसद समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वक्फ की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का आरोप है, जाली दस्तावेजों को खरीदने का आरोप है। इसी के चलते कई धाराओं में वक्फ अधिनियम समेत कई धाराओं पर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्तियों के ऊपर भूमाफियाओं के, वक्फ माफियाओं के नाजायज कब्जे मौजूद हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड ने लगभग 1 दर्जन से अधिक धाराओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो बहुत बड़े कद के नेता माने जाते हैं, लोग उन्हें डॉन के नाम से जानते हैं, ऐसे व्यक्ति अकबर अहमद डंपी ने 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर रामगढ़ नैनीताल में कब्जा किया हुआ था। उनके ऊपर 420 सहित 1 दर्जन से अधिक धाराओं में वक्फ बोर्ड ने मुकदमा कायम करा दिया है और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होगी और वो जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ को मिलेगी। हम किसी कीमत पर भी किसी वक्फ माफिया से न डरने वाले हैं, न डिगने वाले हैं, न कहीं पीछे हटने वाले हैं। अब सेटिंग गेटिंग का खेल समाप्त हो गया है और उत्तराखंड सरकार एक्शन के मोड में नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। किसी कीमत पर भी किसी माफिया को, जो वक्फ माफिया हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से बाकी लोग जो वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि या तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को स्वयं छोड़ दें, नहीं तो वक्फ बोर्ड कड़ी कार्रवाई कर आपको जेल भेजने। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद उनके समर्थकों द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों का विरोध जताया है, उनके खिलाफ रोष व्यक्त किया है। संतों का मानना है कि सरकार को उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को अपना प्रचार करने का अधिकार है। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो बिल्कुल असत्य है। उनको रामायण और रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्य देने से समाज में विद्वेष फैलता है। नेताओं को राजनीति के ऊपर ही अपने भाषण देने चाहिए। धर्म के संबंधित जो विषय हैं वो धर्माचार्यों पर छोड़ देने चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि उनको स्वयं ही इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएं, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को यहाँ समन्वय के आधार पर ये चल रहा है और हिंदुओं की भावनाएं अगर आहत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।